इसके अंदर हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इसके अंदर चिप्स को या किसी अन्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख पाता है, उसको सड़ने से मना करता है कि भैया हम जब तक इसके अंदर रहेंगे ना, इस चिप्स के अंदर जब तक मेरा प्रभाव रहेगा, नाइट्रोजन का प्रभाव रहेगा, तब तक हम तुमको ख़राब नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि जितनी भी लेस की कंपनियां होती है ना, इसके अंदर क्या भर देती है, नाइट्रोजन, जिस वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार, जिसमें हमने आपको कल के वीडियो में अवकरण और ऑक्सीकरण के प्रकार यानी उसके एग्जाम्पल्स और उसके बारे में सब डिटेल्स में बता दिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ठीक है, यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। फिलहाल अन्य लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा और हम अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, यह इसका पार्ट 5 वीडियो है। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके सामने भोजन का पचना है। दोस्तों, हम भोजन को जब मुख में डालते हैं तो उसको खूब बढ़िया से थूरते कुचते हैं, और थूरने कुचने के बाद फाइनली वो भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। उसके बाद उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद वो भोजन स्टार्च के रूप में बदलता है, और स्टार्च से बदलता है किस में, ग्लूकोज में। तो पहले चरण में हमने उसको थूरा, और दूसरा चरण में जब वो ग्लूकोज के रूप में बन जाता है तो उसको थूरता है ऑक्सीजन। किसी तरह से भोजन का चयन नहीं रहता है, पहले हम थूरते हैं, उसके बाद जब पाचन होता है ना, तो वो ग्लूकोज के रूप में जब बन जाता है तो ग्लूकोज को थूरता है कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस। ये चीज़ें हमने आपको पाचन तंत्र में भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो अब देखिए गौर से कि ये ग्लूकोज की एक अणु है जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज के अणु को जब भी तोड़ना होगा तो इसके लिए 6 O2 के अणु की आवश्यकता होगी। तो 6 O2 के अणु मिलकर इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है ना, तो इससे बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये नसिका के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है शरीर से। उसके अलावा 6 H2O यानी जल के अणु बनते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ये शरीर के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है, तो ऊर्जा है। मेन चीज़ क्या है, इसका ऊर्जा है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर में जो करोड़ों की संख्या में कोशिका है वो करती है, और जब वो जीवित रहती है तो हम भी किसी कार्य को बलपूर्वक कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो पाचन है ना, भोजन का पाचन, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक क्या उदाहरण है जो रियलिटी में हो रहा है। सोचिए अगर ग्लूकोज नहीं टूटता इस अभिक्रिया में, तो ग्लूकोज नहीं टूटता तो हमको क्या नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलता, और हमारी शरीर की कोशिकाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। तो ये चीज़ था सबसे बेस्ट जरूरी चीज़ है भोजन का पाचन में। इसके बाद दूसरे अगर हम प्रभाव की बात करें तो दूसरा प्रभाव होता है भोजन का दुर्गंधित हो जाना। हम जानते हैं कि जब भी किसी भोजन या फूड्स को बनाते हैं ना, तो वह भोजन ताजे और अच्छे सुगंध के होते हैं शुरुआती में, परंतु ज़्यादा दिन रखने के बाद या कुछ लंबे समय तक रखने के बाद जब उसमें हवा लग जाता है, हवा माने ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, तो वो भोजन से कुछ अलग टाइप का दुर्गंध निकलने लगते हैं। जैसा कि गर्मी के दिन में आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि भोजन लंबे समय तक रखने के कारण उका हो जाता है, तो बासी हो जाता है या दुर्गंधित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी उसी का तो क्या है, उदाहरण है। ये भी तो ऑक्सीकरण का ही तो पार्ट्स है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे स्थिति में उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, यानी भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। उसको हम उस भोजन में ना एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि भोजन को बचाने के लिए कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको मिला देने के बाद वो भोजन लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। जैसा कि आपके सामने है, ये आपने ज़रूर लेज खाया होगा या इसको बोलते हैं चिप्स। कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर आखिर क्या है कि ये हवा जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, हालांकि इसके अंदर तो चिप्स है ही, हम जानते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है, कुरकुर करता है, कभी सड़ता नहीं, कभी ख़राब नहीं होता है। तो आखिर ये ख़राब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाया गया है। ठीक है, इसके अंदर हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इसके अंदर चिप्स को या किसी अन्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख पाता है, उसको सड़ने से मना करता है कि भैया हम जब तक इसके अंदर रहेंगे ना, इस चिप्स के अंदर जब तक मेरा प्रभाव रहेगा, नाइट्रोजन का प्रभाव रहेगा, तब तक हम तुमको ख़राब नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि जितनी भी लेस की कंपनियां होती है ना, इसके अंदर क्या भर देती है, नाइट्रोजन, जिस वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं हो पाता है। टेस्टी है, बढ़िया, आपने भी ट्राई किया होगा ज़रूर। ठीक है,
तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में आप रखा जाता है नाइट्रोजन, जिस वजह से सड़ता नहीं है। सोचिए जब ये फट जाता है ना, खराब हो जाता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन चला गया होगा, नाइट्रोजन का प्रभाव खत्म, नाइट्रोजन भगा दिया होगा कौन, नाइट्रोजन को भगा दिया होगा ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीजन चला गया, नाइट्रोजन गायब हो गया, तो अब ऑक्सीजन का प्रभाव होगा, कुछ दिन के बाद ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बताने का, समझाने का प्रयास, ठीक है। तो हम भोजन में क्या मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन या और भी ये सभी चीज़ें, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इन सब चीज़ों को मिला देने से भोजन खराब नहीं होता, लंबे समय तक रख सकते हैं। या अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं उपलब्ध है तो आप 10,000 या 5,000 के रेफ्रिजरेटर तो खरीद ही सकते हैं। भोजन को बचाना है तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर भोजन को रख सकते हैं। अब उसमें क्या होता है सर, देखिएगा ध्यान से, गौर से सुनिएगा। देखिए जब भी फ्रिज के अंदर हवाएं जाती है ना, हवा, तो फ्रिज जो होता है ना, हवा को फ्रीज कर देता है, मतलब उसको वाष्प के रूप में बदल देता है, उसको पानी के रूप में चेंज कर देता है। इस वजह से उस हवा का प्रभाव खत्म हो जाता है और फ्रिज के अंदर लंबे समय तक हम भोजन को सर्वाइव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी उसके अंदर हवा जाएगा ना, जब भी उसके अंदर प्रवेश करेगा हवा, तो उसके हवा को वो जमा देता है, फ्रीज कर देता है, जिस वजह से उसका प्रभाव भोजन के ऊपर नहीं पड़ता है। तो हम रेफ्रिजरेटर में भी फूड्स को क्या कर सकते हैं, भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये उसके लिए था। या अन्य चीज़ जैसे वायुरोध बर्तन में, वायुरोध बर्तन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी पात्र होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिनके ढक्कन ऊपर से कस दिया जाता है अच्छे से। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जब अचार बनाया जाता है ना, अचार, ठीक है, तो अचार बनाने के बाद उसको डिब्बे में रख कर उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब डिब्बे में रखने के बाद जब ढक्कन को बंद कर दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, और जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक वो कहीं ख़राब नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये वायुरोध बर्तन के उदाहरण है। ऐसे कंडीशन में भी हम फूड्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी। 3 चीज़ों में सबसे सस्ता है वायुरोध वाला, ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाता है कि कबो कबो अगर लीकेज हो गया ना, तो ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाएगा, उसको ख़राब कर देगा। और सबसे महंगा चीज़ तो यहाँ पे ऑलरेडी हईले है, रेफ्रिजरेटर खरीदिए, ठीक है। तो ये दूसरा था। अब तीसरे अगर देखें हम संक्षारण की बात करें, संक्षारण का मतलब होता है कोरोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि इसके लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि बड़े बड़े जो छड़ होते हैं ना, छड़, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छड़, इस छड़ में ऑक्सीजन, इस छड़ के ऊपर ऑक्सीजन और जलवाष्प का प्रभाव पड़ने के कारण इसके ऊपर मूर्छा चढ़ जाता है, मूर्छा नहीं, उसके परत को छोड़ने लगता है। ये मतलब ये इस बोल सकते हो कि ये संक्षारित हो जाता है, ठीक है। अगर इसको भी बचाना है ना, तो इसके ऊपर हम किसी अन्य चीज़ों का लेप, जैसे ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह कुछ लगा दिया जाता है, या कुछ ऐसे भी वस्तुएं लोहे से वस्तुएं बना दी गई है जिसके ऊपर संक्षारण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जेसीबी का जो ठोड़ होता है ना, ठोड़, यहाँ पे देखिएगा कटा हुआ जेसीबी का पार्ट्स दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका ठोड़ जो है ना, ये लोहा का नहीं बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें कहियो जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो हम उसको जंग रोधी बना सकते हैं अगर संक्षारण से बचना है तो, लोहे को, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ना, ट्रेन की पटरी कहियो मूर्छा नहीं खाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना स्टेनलेस स्टील, वो स्टेनलेस स्टील का लगभग बना होता है, समझ रहे हैं पूरा, और जिस वजह से हार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जंग लगने का कोई चांस नहीं होता है। तो संक्षारण से हम बचने के लिए ये तकनीकें अपना सकते हैं, है ना। ये चीज़ था तीसरा। अब अगर हम चौथे की बात करें तो दहन की क्रिया भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है CO2, क्या बनता है, CO2। तो यही तो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो ये आपस में ये संलयित ही तो हो रहा है, CO2 बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुट गया है, संलयित हो गया है, जिस वजह से यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर जलाना होगा ना, तो वहाँ जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं होगा ना, तो उस चीज़ को जलाना इम्पॉसिबल हो जाता है, समझ रहे हैं। ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। देखिए अब कभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी अंधेरे घर में बहुत ज़्यादा, अंडरग्राउंड घर नहीं होता है, अंडरग्राउंड घर का मतलब कि ज़मीन के अंदर, तो उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को जलाना। लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसी चीज़ को जलाना एकदम आसान काम होता है, ठीक है। तो ये 4 थे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा अब इस चैप्टर का तो एंड होने वाला है, लास्ट टॉपिक बच गया हमारा दहन। दहन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, दहन कहलाता है। मतलब जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसको दहन कहते हैं। ये चीज़ आपने
8 क्लास में भी पढ़ा होगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। अब जो पदार्थ जलता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम जला रहे हैं तो ये क्या होगा, ज्वलनशील पदार्थ। हमारा शरीर भी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। मतलब किसी अन्य चीज़ों के सहयोग से हम अपने शरीर को जला सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब जलाया जाता है ना तो वो कभी कभी जल्दी जलता नहीं है, कौन एकदम हलहला के जलता है, ठीक है। आदमी ऐसे है तो जो नहीं जलता उसके अंदर कैल्शियम का कमी होता है, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी होने के कारण वो नहीं जल पाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वो भी जलना शुरू हो जाता है। तो ये सब किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। नहीं ऑक्सीजन रहता तो वो जलता ही नहीं। तब उस कंडीशन में उसके अंदर डायनामाइट समझ रहे हैं, डायनामाइट लगा के उसको जला सकते हैं। डायनामाइट लगाने का मतलब कि सीधे खलासा हो जाएंगे एक बार में, जल्दी ही जल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होनी चाहिए, किस किस शर्त के आधार पर कहेंगे कि कोई चीज़ जलेगा। तो एक तो पहले कंडीशन है कि दहनशील पदार्थ का होना सबसे ज़रूरी है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं। तो जलने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब दहनशील पदार्थ होते हैं। लेकिन ईंटा, पत्थर, बालू, मिट्टी सब जलने वाले नहीं होते हैं। तो जो जलने वाले होते हैं उनको बोलते हैं दहनशील पदार्थ। तो पहला कंडीशन तो यही रहा कि दहनशील पदार्थ का ही होना जरूरी है। दूसरा, ऑक्सीजन या वायु का भी होना जरूरी है। नहीं ऑक्सीजन रहेगा तो नहीं जलेगा, ठीक है। कोई चीज़ जलता है तो कहता है कि हमको ऑक्सीजन से मुलाकात कराओ, भेंट कराओ, तभी हम जलेंगे, ना तो ना जलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है ज्वलन ताप का होना। ज्वलन ताप का मतलब कि किसी वस्तु को जलाने के लिए कितना तापमान दिया जाए ताकि वो जल जाए, उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। जैसे अब इसको जलाना शुरू करते हैं, ठीक है, और एक बार इसको जलाना शुरू करते हैं, तो इन दोनों में जल्दी कौन जलेगा, ये वाला है। इसका मतलब कि इसका ज्वलन ताप काफ़ी कम है। टेम्परेचर कम देंगे तो ये जलना शुरू कर देगा, लेकिन इसको कहेगा ना टेम्परेचर बढ़ाइए तभी हम जलना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि सभी वस्तुओं का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जिसका ज्वलन ताप अधिक होता है वो बहुत जल्दी जलना शुरू करता है। जिसका कम होता है वो काफ़ी धीरे धीरे धीमे जलना शुरू करता है, समझ रहे हैं। पेट्रोलियम का ज्वलन ताप काफ़ी तेज होता है, जिस वजह से अगर कहीं लगा आग तो चलना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है, मतलब चलना नहीं, समझ रहे। तो ज्वलन ताप का भी बहुत होना क्या है, योगदान है। तो हम बोल सकते हैं कि दहन के लिए 3 चीज़ें का होना सबसे ज़रूरी है। दहनशील पदार्थ का होना, ऑक्सीजन या वायु का उपस्थिति सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा ज्वलन ताप का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ था। हम समझ लेते कि आखिर ज्वाला क्या होता है। ज्वाला का मतलब कि जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके लौह समझ रहे हैं, लौ उसको लहू बोलते हैं, उसको लौ नहीं बोलते जी। जैसे उसके प्रकाश जो निकलते हैं तो उसके जो क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। अब मोमबत्ती के केस में इसके 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यानी मोमबत्ती की जब जलाते हैं तो उसके कितने क्षेत्र बनते हैं, 3। ज्वाला के 3 क्षेत्र बनते हैं। सबसे बाहरी लेयर को या सबसे बाहरी जो ज्वाला का क्षेत्र है उसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल। और बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रकाशमान मंडल। और सबसे भीतर जो है ना, यहाँ ब्लैक कलर से हमने दिखाया है अलग अलग कलर से, इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल, जो बीच में है। अब इसमें ना सभी में प्रकाश की मात्रा या तापमान जो होता है ना अलग अलग होता है। इसी में किसी ऐसे भाग में ना कार्बन के अंश बनते हैं जिसका इस्तेमाल करने में किया जाता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होता है। मतलब सबसे बाहरी लेयर में क्या होता है, तो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। इसका मतलब कि जब यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो बहुत जल्दी जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी था। और ऑक्सीजन उपस्थित है तो जलेगा तो तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ दहन तीव्र होता है और ताप भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सबसे ऊपरी लेयर को बोल रहे हैं हम क्या चीज़, प्रकाशहीन मंडल। यहाँ ऑक्सीजन का प्रभाव ज़्यादा है, जिस वजह से ये बहुत बढ़िया से जल रहा है और तापमान भी क्या है, ऊँच है। ये पहला उसका क्षेत्र था। दूसरा क्षेत्र है प्रकाशमान मंडल। यहाँ कार्बन के कण होते हैं। प्रकाशमान मंडल यानी ये जो बीच वाला ना, ये वाला, यहाँ कार्बन के कुछ कण होते हैं। और इसी के ऊपर हम किसी चीज़ को रखते हैं ना जब, तो कार्बन के कुछ अंश यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको झाड़ कर एगो ठेपी में हम जमा करके उसको उसमें एगो दवाई मिला के तब वैसे बना देते हैं, ठीक है, ताकि इसका काम कर सकते हैं। देखोगे अपने गाँव में छोटे छोटे बच्चों को ऐसे किया जाता है। तो इसका मतलब कि वो कार्बन का जो अंश जमा हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, तो प्रकाशमान मंडल में, ठीक है। कहाँ हो रहा था, प्रकाशमान मंडल में। यह पीला प्रकाश निकलता है यहाँ पे। इस प्रकाशमान मंडल में जो प्रकाश की रंग होता है ना, प्रकाश का रंग, वो कैसा होता है, पीला होता है। और कार्बन के कुछ अंश बनते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट है केंद्रीय मंडल।
यह नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ये वाला पीला था और ये वाला नीला होता है, और सबसे ऊपर वाला लाल होता है। तो जलने के कारण लाल होता है। यहाँ पे ये पीला और ये नीला था। केंद्रीय मंडल जो होता है नीला कलर का होता है, सबको पता हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाष्प के कारण दहन की क्रिया नहीं होती है। मतलब सबसे बीच वाला सेक्शन जो है ना, यहाँ पे वाष्प का कुछ अंश होता है, अंश, जिसके कारण यहाँ पे तापमान काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी कम। जहाँ पे जलवाष्प रहेगा वहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जलवाष्प ज़्यादा रहता है, ठीक है। ठंड के दिन में देखिएगा ना, ठंड के दिन में जलवाष्प ज़्यादा होने के कारण तापमान काफ़ी लो हो जाता है। लेकिन जहाँ पे जलवाष्प नहीं रहेगा वहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो केंद्रीय मंडल में तापमान कम होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जलवाष्प के कुछ अंश पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब माचिस की तिल्ली को इस क्षेत्र में लेकर करेंगे तो जलने में ज़्यादा टाइम लगाता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ नोटिस कीजिएगा आपने कभी जलाकर मोमबत्ती के बीच में। मोमबत्ती को जलाने के बाद अब माचिस की तिल्ली का जो ठोड़ होता है ना, उसको इसमें लगाइएगा, बीच वाला में। ऊपर लगेगा तो जल्दी जल जाएगा, ऊपर लगेगा तो जल्दी जलेगा, नीचे उसके बीच वाला में लगाइएगा तो थोड़ा स्लो में जलेगा। और सबसे बीच में लगाइएगा, लगाने के बाद आपको इसे पकड़ के रखना पड़ेगा तभी जलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का मात्रा कम होता है, टेम्परेचर का अभाव होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें था। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इस क्षेत्र का ताप काफ़ी कम होता है, इसे अदहन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे जल्दी कोई चीज़ जलता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जैसे ऊपर कीजिएगा तैसे एकदम तुरंत जलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ था मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र हमने आपको बताया। सबसे ऊपरी क्षेत्र को बोलते हैं क्या चीज़? प्रकाश। सबसे ऊपरी क्षेत्र को बोलते हैं हम प्रकाशहीन मंडल, बीच वाले क्षेत्र को प्रकाशमान मंडल, और सबसे बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। तो ये चीज़ें थी। और एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच गया, जिसका नाम है एलपीजी। क्या नाम है? एलपीजी। एलपीजी को लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस को हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अब इसके अंदर मुख्य रूप से ब्यूटेन, जिसका फार्मूला C4H10 होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से ब्यूटेन, जिसका फार्मूला C4H10 होता है, ठीक है। प्रोपेन C3H8 होता है। तो ये चीज़ मिला होता है। एथेन भी मिला होता है, C2H6 मिला होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना एक नंबरिया में कि एलपीजी में मुख्य रूप से किसकी अधिकता होती है, तो आप टिक मारिएगा ब्यूटेन को। किसको मारिएगा? ब्यूटेन को, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन। अरे एलपीजी समझ रहे हैं ना जी? एलपीजी जो सिलेंडर के रूप में हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में, सिलेंडर में भरा होता है, जैसा कि आपको सिलेंडर में ये बोर्डों पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एलपीजी भरा होता है। समझ रहे हैं? अब ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन ये सब चीज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका मात्रा होता है? तो ब्यूटेन का। अब ध्यान से सुनिएगा, शुरुआती में जब एलपीजी सिलेंडर में भरा जा रहा था, लेकिन लीकेज होने के बाद पता नहीं चल रहा था कि इसका लीकेज हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब निकल रहा है कि नहीं, रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कभी कभी इसे दुर्घटना देखने को मिलता था कि भाई लीकेज हो रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है कि गैस लीकेज होने के बाद आगे कहीं कहीं लग जाता था या ब्लास्ट हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में ना एक ऐसे पदार्थ को इसमें मिला दिया गया है, जिसके बाद जब भी रिसाव होता है ना एलपीजी गैस या सिलेंडर में, तो हमको महक के थ्रू पता लग जाता है कि हाँ रिसाव हो रहा है, और उस दुर्घटना से हम बच पाते हैं। तो उस पदार्थ का नाम है मरकेप्टेन। क्या नाम है? मरकेप्टेन, जिसका फार्मूला होता है C2H5SH। ये मरकेप्टेन पदार्थ जब मिला दिया जाता है ना, तो एलपीजी में जब भी रिसाव होता है, लीकेज होता है, तो वो सुगंध हमको मिल जाता है, जिस वजह से हम अलर्ट हो जाते हैं और उसके बटन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो मरकेप्टेन उस पदार्थ का नाम है जिसको एलपीजी के गैस में मिक्स करके मिलाया जाता है। अब कब भी महक आएगा तो हम अलर्ट रहेंगे। तो ये पहला चैप्टर का तो खत्म हो गया। हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, जीव विज्ञान के पहले चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया था, और ये फाइनली केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया। और अगले वीडियो में फिर से जीव विज्ञान का सेकंड चैप्टर आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा।